दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, भारत का संविधान अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी में 3 तरह के स्पेसेस प्रोवाइड करता है। फिजिकल, नॉन फिजिकल और टाइम स्पैन का स्पेस। जी हाँ, जहाँ फिजिकल नॉन फिजिकल स्पेस जो है वो टाइम स्पेस के साथ 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 चलते हैं। दोस्तों, फिजिकल स्पेस से आप ये समझ सकते हैं कि भारत जो उसकी फिजिकल बाउंड्री, जो फिजिकल विविधता है, प्राकृतिक विविधता है, कहीं ना कहीं उनके लोगों में भी छलकती है, उनके लिंग्विस्टिक कल्चर में छलकती है और उनकी रिक्वायरमेंट उन्हीं हिसाब से कुछ अलग हो सकती है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार उनको गवर्न करने की क्षमता भारत का संविधान फेडरलिज्म के प्रिंसिपल के साथ देता है। और लिस्ट 2 के तहत, जी हाँ, वहाँ पर राज्य को प्राइमेसी मिलती है। परंतु जो हालिया जजमेंट अभी आप देख सकते हैं जस्टिस JB पाद्रीवाला और जस्टिस महादेवन साहब का, जी हाँ, जहाँ पर टाइम लिमिट्स अब हो गई हैं सेम गवर्नर साहब के लिए और यहाँ तक कि सेम प्रेसिडेंट साहब के लिए, ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब के लिए। तो कहीं ना कहीं अब ये जो प्राइमेसी लिस्ट 2 के तहत है वह चीफ जस्टिस सुब्बा राव के डिसेंडिंग जजमेंट की याद दिला देती है। आप उस टाइम फ्रेम में वापस चले जाते हैं डिसेंडिंग जजमेंट में, और हालिया डिसेंडिंग जजमेंट जो जस्टिस संजय किशन कौल साहब का था, कहीं ना कहीं अपने डोमेन में, अपने स्फीयर में राज्य सॉवरेन होते इस ऐतिहासिक जजमेंट से दिखते हैं, जहां पर बिल को अब गवर्नर साहब जो हैं पीपल विल के अपोजिट उसमें आप नहीं होल्ड कर सकते हैं, पॉकेट वीटो नहीं कर सकते हैं। और यही चीज़ें जो हैं अगर वो प्रेसिडेंट साहब के लिए भी रिजर्व है तो कहीं ना कहीं 3 महीने के अंदर उस पर निर्णय लेना है, अन्यथा जो चीज़ें हैं वो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आ जाएंगी। मेन चीज़ जो सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यहाँ इस्टेब्लिश होती है वो है जनता के प्रति अकाउंटेबिलिटी और पीपल की विल। तो वहीं नॉन फिजिकल स्पेस में जहाँ कुछ चीज़ें, जी हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के तहत छोड़ दी गई थी, विजडम के तहत छोड़ दी गई थी कि लॉ मेकर्स या एग्जीक्यूटिव जो हैं अपने विवेक से चीज़ों को देखेंगे कि किस बिल पे किस हद तक क्या करना है, कहाँ तक जाना है। तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो थी वो संविधान सभा से और आज की जो एक तरह से गर्दन मार जो पॉलिटिकल चैलेंज हो गए हैं, एक तरह से पॉलिटिकल कंपटीशन हो गया है, तो किस आधार पर ये जो पॉलिटिकल मोरालिटी की चीज़ थी कहीं ना कहीं आर्बिट्री वे में इसका यूज होने लगा या ऐसा फील हुआ इस टाइम स्पैन में। यहाँ तक कि रिसेंट पंजाब जजमेंट को गवर्नर साहब के संबंध में भी नहीं देखा गया, ओवरलुक किया गया, जैसा कि बेंच ने कहा। तो चीज़ों को कहीं ना कहीं अब जो पॉलिटिकल मोरालिटी आज के सर्कमस्टेंसेस में चेंज हुई और इस आर्बिट्रीनेस को कहीं ना कहीं कम किया गया। तो बात आर्बिट्रीनेस की है तो आप ये भी समझ सकते हैं कि आर्बिट्रीनेस कभी कभी बहुत सी लॉजिकल दिखने वाली चीज़ में भी आप पकड़ सकते हैं, बहुत ही लॉजिकल दिखने वाली चीज़ में। वो लॉजिकल दिखने वाली चीज़ कि मान लीजिए कि आप कोई फैक्ट्री लगाए हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, या तो आपकी गलती ना भी हो, आपकी गलती नहीं है, तो बिना मतलब आपको क्यों लाइबल ठहराया जाए, लेकिन गलती है तो लाइबिलिटी बनेगी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो बहुत ही लॉजिकल और रीजनेबल दिखता है, लेकिन 1987 के जजमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट में लेड बाय तब चीफ जस्टिस PN भगवती साहब ने एब्सोल्यूट लाइबिलिटी को, कॉन्सेप्ट को जन्म दे दिया, और वो भी विश्व में शायद पहली बार। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि टेक्नोलॉजी का नेचर बहुत चेंज हो रहा था, जो नए एंडेवर्स हम ले रहे थे वो बहुत बड़े बड़े थे, चाहे गलती हो चाहे ना हो ना, लेकिन जब इतने बड़े बड़े एंडेवर्स हो रहे हैं और उससे अगर पब्लिक को खतरा हो जाए या इस कारण से कुछ हो जाए, तो सही बात है कि लाइबिलिटी क्यों नहीं बननी चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि आप ये एंडेवर लेंगे नहीं, क्योंकि बिना इस टेक्नोलॉजी और उस तरह के प्रोडक्ट इत्यादि बनाए देश समाज की प्रोग्रेस रुक सकती है।
लेकिन आप लीजिए, लेकिन गलती किसी की भी हो, लेकिन चूंकि आप कर रहे हैं ये चीज़, हम रोक नहीं रहे हैं। नो फाइल्ड लायबिलिटी आज के संदर्भ में बनेगी। तो वहीं जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में कुछ अपवाद थे, कुछ छूटें थी कि आपकी गलती नहीं है या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं, नेचुरली हो जाएं, या कुछ भी जो कोई भी चीज़ें हैं उसके कारण या उसके बहाने ट्रायल सही से ना हो, आम बात है। बहुत सारे ट्रायल्स, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन सही से ना हो, तो कहीं ना कहीं एक तरह से जो लॉजिकल कॉन्सेप्ट है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में, वहाँ अगर ट्रायल में भी आर्बिट्रीनेस हो सकती है और उस छूट का फ़ायदा उठाया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं वो आर्बिट्रीनेस को, जी हाँ, जब एब्सोल्यूट लायबिलिटी थी तो उस आर्बिट्रीनेस को कहीं ना कहीं एहसास किया गया किसी भी ट्रायल के संबंधित में, जिसको स्वयं अपने ही डिसेंटिंग जजमेंट में, बच्चन सिंह जजमेंट में, जहाँ रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन चीफ जस्टिस वाई चंद्रचूड़ द्वारा जो मेजॉरिटी जजमेंट दिया गया था, उसी में डिसेंटिंग जजमेंट में कि डेथ पेनाल्टी जो है आर्बिट्री है, आर्बिट्रीनेस लिए है, क्योंकि कोई भी प्रक्रिया, कोई भी चीज़ पूरी तरह से फेयर इत्यादि नहीं हो सकती है। तो वहीं कल हालिया जजमेंट जो एमपी हाई कोर्ट का, जी हाँ, ऑनरेबल जज साहब का ट्रायल कोर्ट का आया है, वो ये भी शब्द दर्शाता है कि बताइए बच्चों के केस में क्या बोलते हैं, और जब इस तरह का हीनस क्राइम हो, सब कुछ हो, तो डेथ पेनाल्टी क्या वाजिब नहीं होती? फिर भी जो है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो आपको पशुपोष में ला देती है। खैर चलिए, यहाँ से आगे बढ़ते हैं इस चीज़ से। टाइम स्पैन की ही अगर बात करें तो भारत का संविधान हिस्टोरिकल सेंस में इसलिए यूनिक है क्योंकि वो भारत के लोगों को अपने केंद्र में रखता है, या भारत के लोगों के केंद्र में भारत का संविधान है। हिस्टोरिकली चाहे आप राजा बादशाह, आप कितने भी बेनोवेलेंट क्यों रहे हों, जैसा कि चाहे पिछले एपिसोड में बताया कि चाहे सम्राट अशोक रहे हों या स्वयं बादशाह अकबर, या आप कह सकते हैं कि किंग साइरस की बात, जैसा कि जस्टिस नरीमन साहब जम्मत देसिया की कहानी अपने वीडियो में सुनाते हैं, तो कोई कितना भी बेनोवेलेंट किंग ही क्यों ना रहा हो, कितने ही देश समाज को अपने साथ लेके ना चला हो, लेकिन कहीं ना कहीं पावर जो होती है, फ्लो, जो पावर का फ्लो है, वो जनता से नहीं, जनता के लिए नहीं, बल्कि वो स्वयं, जी हाँ, राजा से, उसकी तलवार की नोक से ही अल्टीमेटली पावर फ्लो हो रही होती है। कितनी भी अच्छी बातें, कितना भी अच्छा सिस्टम क्यों ना हो, हाँ, अगर आप जनता को साथ लेके चलते हैं तो बड़ा साम्राज्य आप बनाएंगे ही, और नहीं चल पाएंगे तो बड़ा साम्राज्य भी ध्वस्त हो जाएगा। तो इसलिए भारत का संविधान जो है हिस्टोरिकल सेंस में यूनिक है। वो अपने लोगों को जब केंद्र में रख लेता है तो वो अपने लोगों की चिंता करता है, क्योंकि वो पहली बार अपने लोगों को केंद्र में रखा है, तो उनके प्रेजेंट की चिंता ज़्यादा करता है, उनके फ्यूचर की चिंता ज़्यादा करता है, ना कि पास्ट की चीज़ों को, जो इनजस्टिसेस है उनको आज के समय उन जस्टिसेस को पूरा करने की, या उनको फिर से उन जस्टिसेस के विरुद्ध चलने की कोशिश करता है, जस्टिस करने की कोशिश करता है। ज़्यादातर आप कह सकते हैं जहाँ सदियों का इनजस्टिस था शेड्यूल कास्ट के संबंध में, उसको एक ही झटके में ख़त्म किया, लेकिन उसके लिए किसी को सज़ा नहीं दी, उसके लिए कोई बदला नहीं लिया गया। जी हाँ, पास्ट को नज़र रखी गई, पास्ट से सीख ली गई, और उससे हमने आज की रिक्वायरमेंट को पूरा किया गया। तो वहाँ पर जब अनटचेबिलिटी को हटाया गया एब्सोल्युटली, तो ये ध्यान में रखा गया कि पास्ट आज को न गवर्न करे। जी हाँ, वहाँ किसी को सज़ा नहीं दी गई। ऑफकोर्स जब एक बार हट गया तो लॉ बने कि अगर फिर भी चूज होता है तो फिर प्रिवेंट, जो भी लॉ है उस लॉ में कार्रवाई होगी। तो इसी तरह से दो हालिया जजमेंट जो हैं, जो आज की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के, आज के रिक्वायरमेंट के लिए ऐतिहासिक परिदृश्य को देखते
हैं, ना कि हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस को आज सेटल करने के लिए। दो खूबसूरत जजमेंट जो हैं वो एक तरफ है अयोध्या जजमेंट और दूसरी तरफ है एएमयू जजमेंट। जहाँ अयोध्या जजमेंट जो है एक लॉन्ग टर्म जो मेजॉरिटी की एस्पिरेशंस थी और एक फेथ का मामला था, और आज के समय में जो एक हार्ड रियलिटी थी, चाहे आप लाइक करिए ना लाइक करिए, चाहे आप उसको भाग्यवश कहिए दुर्भाग्यपूर्ण आप भी कह सकते हैं कि बाबरी मस्जिद नहीं थी। तो इसको देखते हुए, आज की रिक्वायरमेंट को देखते हुए, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट देखते हुए अयोध्या जजमेंट को आप देख सकते हैं। तो दूसरी स्ट्रीम में आज की ही रिक्वायरमेंट में जब माइनॉरिटी जो है पढ़ाई लिखाई इत्यादि में भी काफ़ी पीछे है, जैसा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट अक्सर जिक्र होता है, और तो कहीं और उसकी रिक्वायरमेंट पे कोई वो पूरी हो सके, और उनके पास एक ऐसा इंस्टीट्यूट जिनमें उन्होंने हिस्टोरिकली बहुत मेहनत भी की है, लैंड से लेकर रिसोर्सेज लेकर इत्यादि। तो और भले ही वो आज सेंट्रल या पार्लियामेंट्री लॉ से एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, लेकिन आज माइनॉरिटी का जो राइट है कि वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर कर सके, और जो एजुकेशन में उनकी स्थिति है, ये सबको देखते हुए ऐतिहासिक परिदृश्य को आज की रिक्वायरमेंट के अनुसार माइनॉरिटी सेक्शन के लिए दूसरे स्ट्रीम पे जाते हुए, जी हाँ, इनर्सिया तय करना जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और आज अभी जो मुख्य न्यायाधीश साहब हैं जस्टिस, जी हाँ, खन्ना साहब, वो दोनों लोग हैं, दोनों ही चीफ जस्टिस साहब उस जजमेंट पे थे और एक ही व्यू में दिखे। खैर, तो जैसा कि बोला कि भारत का संविधान फॉरवर्ड लुकिंग है, वो आगे देखता है, आज में ज़्यादा देता है, और इतिहास केवल एक्सपीरियंस के लिए है, और उससे आज को हम समझने के लिए है, और उसको बेटर, लेकिन वो गवर्न नहीं कर सकता है। तो सेकुलरिज्म का प्रिंसिपल हो और उसको मजबूत करता हुआ, उसके इस बेसिक स्ट्रक्चर को मजबूत करता हुआ, जैसे एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और इससे संबंधित जो भी उथल पुथल मची हुई थी, और उस पर जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब ने स्टे लगाया अपने कि हम आपस में बहुत ज़्यादा उलझे नहीं और आगे अपने फ्यूचर के लिए देखें, और आने वाली सुनवाई भी होने वाली है। खैर रिजल्ट जो भी हो, लेकिन फ़िलहाल की जो पोजीशन है वो ये आप देख सकते हैं टाइम स्पैन के संबंध में, टाइम स्पेस के संबंध में, और नॉन फिजिकल स्पेस के संबंध में, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के संबंध में, फिलोसफिकल जो डॉक्यूमेंट है हमारा संविधान, उसके संबंध में कितना स्पेस वो देता है। सब मटेरियल प्रोग्रेस के लिए फिजिकल स्पेस में, कि हम अगर जो हमारी डाइवर्सिटी है इसको हम हारमोनियस वे में अगर हम चलें तो यूनिटी का अपना एक मज़ा है, एक शक्ति मिलेगी, और अगर फ्रिक्शन रहेगा तो कहीं ना कहीं हम जो है पिछड़ते जाएंगे। भारत का संविधान इस तरफ हमको अपनी जर्नी में तीनों ही ये स्पेस देता है। तो वहीं नॉन फिजिकल स्पेस में आप ये भी समझ सकते हैं कि जितना ही भारत का संविधान फिलोसफिकल है, वी द पीपुल के लिए है, उतना ही वो इंडिविजुअल के लिए है, और एक एक व्यक्ति को वो पूरे उसके डिटेल्स में, उसके सर्कमस्टेंसेस के आधार सुनता है, और उस सर्कमस्टेंसेस के अनुसार कई बार वेल एस्टेब्लिश प्रिंसिपल जो उसने डेवलप किए हैं, या जो भी उसने अब तक स्टैंड लिया है अपनी न्यायपालिका के, उसमें भी वो मेजर शिफ्ट वो ला सकता है। ज़्यादा दूर ना जाइए, जी हाँ, जब एकाएक भरे जा रहे थे 9 शेड्यूल में केस, मतलब लेजिस्लेशंस, तो वहाँ पर जी हाँ सज्जन सिंह जजमेंट में 2 डिसेंटिंग जजमेंट जो थे वो मेजॉरिटी जजमेंट में गोलाघाट जजमेंट पे तब्दील हो गए, जी हाँ, चीफ जस्टिस सुब्बा राव साहब की बेंच में। तो वहीं पर जो जब तब्दील हो गए तो वहीं बेसिक स्ट्रक्चर क्या ऐतिहासिक केस बना भारतीय जजमेंट के केस में, जैसा कि जस्टिस HR खन्ना साहब का ऐतिहासिक रोल, क्योंकि रेजर थिन मेजॉरिटी उन्हीं की वजह से आई, और उसकी वजह से ही बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन अडॉप्ट हुई, क्योंकि 13 जजेस की बेंच जो थी वो 2 पार्ट में थी। जी हाँ, चीफ जस्टिस सीकरी साहब द्वारा जो बेंच लेड थी वो कहीं ना कहीं वो जस्टिस सुब्बा राव साहब के व्यू के साथ थी,
तो और पार्लियामेंट की प्लेनरी पावर्स नहीं कि आप नहीं कर सकते ऐसा सब कुछ चेंज फंडामेंटल राइट के संदर्भ में, खासकर कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 13 की पोजीशन है, वही जो 6 अन्य जाब से, जिसमें स्वयं चीफ जस्टिस जो आगे चीफ जस्टिस वाई चंद्रचूड़ साहब थे, जो पूरे विश्व में एक व्यू था कहीं ना कहीं, और एक बिलीव हमेशा से रहा कि चुनी हुई सरकार अपनी जनता के विरुद्ध जा ही नहीं सकती, उस व्यू को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट भी करता था। इन दोनों के मध्य, जी हाँ, जैसा गवई साहब ने हालिया लेक्चर में बताया कि आचार्य खन्ना साहब ने जो व्यू लिया कि प्लेनरी पावर्स तो है अमेंड करने की, आप कुछ भी अमेंड करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अमेंड की जो शब्द अमेंड है वो स्वयं कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेंड करने के बाद भी कॉन्स्टिट्यूशन को सर्वाइव करना है, और उसके बेसिक फ्रेमवर्क को, बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते। आपको फंडामेंटल राइट्स को आप इन्फ्लुएंस, आप एब्रोगेट या जो भी चीज़ें हैं कर सकते हैं, और राइट टू प्रॉपर्टी को उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं माना। तो वहीं आप ये भी देख सकते हैं कि वही जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का जजमेंट था कि फंडामेंटल राइट को आप नहीं, आप वो मतलब कर सकते हैं, आप बस बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं कर सकते, और जुडिशियल रिव्यू एस्टेब्लिश हुआ बेसिक स्ट्रक्चर के तौर पर। तो वहीं कुछ सालों बाद जब इमरजेंसी का दौर आया और एडीएम जबलपुर केस में, जी हाँ, वही जस्टिस एचआर खन्ना साहब ने जब देखा इंडिविजुअल केसेस के आधार पर, तो कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर ना भी होता या नहीं भी होता, कुछ इस तरह की चीज़ें बोली, तब भी कुछ इनएलिएबल ह्यूमन राइट्स हैं जो हम नहीं छीन सकते हैं, जिसमें राइट, जी हाँ, आर्टिकल 21 की बात उन्होंने की थी। तो आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल केसेस में उनके सर्कमस्टेंसेस के अनुसार हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जूरिस्प्रूडेंस के अनुसार किस तरह से भी चेंज करती है। ये डायनेमिज्म जो होता है ये भारत का संविधान देता है, और इसी के वजह से भारत का संविधान जो है वो बदलती परिस्थितियों के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को मॉडिफाई भी करता है, इंटरप्रेट भी करता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो लाइन बाय लाइन रीडिंग से नहीं, बल्कि उसको ओवरऑल रीडिंग से एंड रीड करने पर, जैसा कि जस्टिस कृष्णा अय्यर साहब ने कहा, भले ही आप एक आर्टिकल में ना पाएँ लेकिन उसके पूरे सेंस में पाएँ, उनकी लाइंस में जोड़ तोड़ के पाएँ। कभी कभी कहीं कुछ लाइन लिखी ना हो, जैसे सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इत्यादि, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हैं जो फील हैं, जो आपको फील कराएंगे। और ये जब टूल्स मिल जाते हैं तो अल्टीमेटली कोयलो जजमेंट के बाद आप ये चीज़ें पाते हैं कि कैसा भी लेजिस्लेशन हो, कितना भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया हो, अल्टीमेटली आपको इंडिविजुअल के लेवल पर उसको देखना पड़ेगा। कुछ ऐसे कोर फंडामेंटल राइट तो नहीं वो वायलेट कर रहा जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो किस तरह से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहीं ना कहीं आपको आर्टिकल 13 की पोजीशन में ले जाती है। अल्टीमेटली जो भी बनेगा वो ला बनेगा, गोलकनाथ जजमेंट, ऐतिहासिक गोलकनाथ जजमेंट, और वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर आप नहीं पा सकते हैं, भले ही या वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए ही क्यों ना हो, अगर वो कोर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है। क्योंकि कोर फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। वो बात अलग है कि वो कोर फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे, अल्टीमेटली बात फंडामेंटल राइट्स पे ही आती है। और वो कोर फंडामेंटल राइट्स, कल कोई चीज़ अगर पेरी पेरी पे थी, वो जिसको साथ में नहीं लिया गया, फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ए गोपालन साहब के केस में, तो मेनका गांधी जजमेंट के केस में कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन को 21 का पार्ट, और इसी के साथ डुओ प्रोसेस की बात, क्योंकि 19 में जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात, और कहीं ना कहीं उसमें रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है तो पूछा जाएगा ना भाई किस लिए आप कल्टेल कर रहे हैं। तो डुओ प्रोसेस कहीं ना कहीं आता है, और वही डुओ प्रोसेस देख सकते हैं, वही जो राइट जो 19 बाहर था फिर कहीं ना कहीं रिलेशन में आया, वो अब कोर में भी हो गया कि बिना 19 के डिग्निफाइड लाइफ जो 21 है, डिग्निफाइड लाइफ का कोई मतलब नहीं। हालिया जस्टिस अभय सिंह और जस्टिस उज्जवल फुआइन का जजमेंट इमाम प्रताप राय साहब के केस में ये चीज़ें आप देखते हैं। अल्टीमेटली ये सब देखने के बाद आप क्या पाते हैं, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ एक्चुअली में
डुओ प्रोसेस ऑफ लॉ है, क्योंकि कोई भी लॉ जो है कभी भी लॉ कम तो हो सकता है, जस्टिस के लिए पर्याप्त भले ही ना हो, लेकिन कोई भी लॉ जो है वो इनजस्टिस नहीं प्रोवाइड कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट डुओ प्रोसेस का जो है वो अल्टीमेटली देखिए रिवॉल्व होते हुए जो एक तरह से उस समय रिसोर्सेज के अभाव में छोड़ दिया गया था, और स्वयं जिसकी वकालत और कोई नहीं, जिनकी आज जन्म, जी हाँ, जिनका आज बर्थ एनिवर्सरी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जिस डुओ प्रोसेस को आर्टिकल 21 के संदर्भ में यूज करने की बात बोली थी और जिसको उस समय नहीं लिया गया था, आज वही डुओ प्रोसेस देखिए, उसके बिना शायद प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। किसी नहीं, शायद किसी भी फील्ड में आप उसको आप देखेंगे पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली भारत का संविधान और उसके लेजिस्लेशंस किसके लिए है? जी हाँ, भारत के लोगों के लिए। और भारत के लोग जो हैं वो किन से बने हैं, नागरिक, उस पर क्या फील होता है, ये सबसे अहम चीज़ होगी। और उस पर जो चीज़ फील होगा, उसकी व्यथा जो है वो भारत का सुप्रीम कोर्ट या भारत का हाई कोर्ट 32 या 226 के अंदर उसके मूल अधिकारियों के अंदर वो सुनेगा ही। और वो नागरिक कोई भी हो, चाहे फ्री मैन हो या जेल के अंदर हो, सुनील बत्रा के, जस्टिस कृष्णा अय्यर का ऐतिहासिक जजमेंट, या कोई भी हो। और टेक्निकलिटी है, एक एस्टेब्लिश प्रोसीजर है ताकि आर्बिट्रीनेस ना आ जाए भारत की न्यायपालिका में, एक प्रोसीजर है, एक हिर्ची है, सब कुछ है, लेकिन वो बंधा नहीं है टेक्निकलिटी से अपने इस नॉन फिजिकल स्पेस में। और मटेरियल का, और मटेरियल कितने अच्छे से लिखी गई है, रेट कितने अच्छे जजमेंट हैं या टाइप है कि नहीं, इससे भी नहीं बंधा है। जी हाँ, इस फिजिकल स्पेस से भी नहीं बंधा है न। जी हाँ, और ना कि इतना दिन हो गया, इतना प्रोग्रेस हो गई, सब कुछ हो गया, तो हम क्यों इस टेक्निकलिटी को हम सेक्रीफाइस कर दें, क्यों हम पत्र याचिका ले लें। और वो पत्र याचिका भले ही क्या बोलते हैं, कागज़ पे लिखी गई हो, हाथ से लिखी गई हो, किसी भी हैंड राइटिंग में हो, ऊपर हो नीचे हो, और उसको भी पब्लिक इंटर में डील कर लेना, यूज उसको पब्लिक इंटर लिटिगेशन बता देना। जस्टिस, जी हाँ, PN भगवती साहब, फादर ऑफ पब्लिक इंटर लिटिगेशन, और लोकस स्टैंडाई को डाइल्यूट एट द सेम टाइम कर देना, जहाँ कि लोकस स्टैंडी यूनियन का बनता ही नहीं था महाराष्ट्र कामगार सभा में केस में, लेकिन वहाँ पर हितों को देखते हुए कि न्याय के लिए ये लोकस स्टैंडी भी बाधा नहीं हो सकती है। जस्टिस कृष्णा अय्यर साहब का वो ऐतिहासिक हस्तक्षेप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के, भारत के संविधान ने जो हमें स्पेस दे रखा है, जो इंक्लूसिव स्पेस दे रखा है, जी हाँ, चाहे वो फिजिकल सेंस में हो, नॉन फिजिकल सेंस में हो, टाइम स्पैन के सेंस में हो, और टाइम कैसे सर्कुलर वे में घूमता है, और टाइम जो है कितना पीछे भी जा सकता है देखने के लिए, लेकिन जीता है, वो आज को नहीं गवर्न करने देता है, ना हमारे फ्यूचर को, क्योंकि लोग केंद्रित में हैं, और सभी लोग चाहे वो कितने विविध हों, वो सभी बराबरी से देखता है। उम्मीद है ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अल्टीमेटली भारत का जो संविधान है वो फिलॉसफिकल तो है ही, प्रैक्टिकल भी उतना ही है, और समय की परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की अद्भुत क्षमता है। आदमी औरत में ही नहीं, वो अन्य जीव जंतु और प्रकृति को भी अपने करीब पॉलिसी से आज एनवायरनमेंट में फंडामेंटल राइट में भी पाता है। और जो प्रकृति, जो वन्य जीव हमको राइट टू एनवायरनमेंट दे, जो एनवायरनमेंट दें, क्या उनके राइट फंडामेंटल नहीं होंगे? या मशीन जो हमारी तरह इंटेलेक्ट रख रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में हमारी मदद कर रही है, करेगी, क्या उसके राइट नहीं होंगे? जी हाँ, ट्रांसजेंडर के आगे क्या कहानी रोबोट्स के भी राइट्स के विषय में भी होगी, उसके लीगल पर्सनालिटी इत्यादि के विषय में भी होगी। हम इस मोड़ पे आपको
छोड़ते हैं। उम्मीद है ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। अल्टीमेटली भारत का संविधान जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म है, और वो बदलती परिस्थितियों के साथ दिन ब दिन ग्रो होता जाता है। हम भले ही बूढ़े हो जाएं, लेकिन नया जनरेशन के लिए वो और अच्छे से रहे और सस्टेनेबल तरीके से रहे, इसलिए वो हमेशा हम भारत का संविधान ग्रो होता होता इंक्लूसिव होता जाता है हर स्पेस में, चाहे फिजिकल हो, नॉन फिजिकल हो, या फिर टाइम का कोई भी स्पेस हो। वो भविष्य की भी चीज़ें बहुत पहले से ही पढ़ सकता है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सर। ये हमारे ऊपर है कि हम अपने संविधान को जो भी उसने स्पेस दिया है उसको हम आर्बिट्री वे में नहीं, बल्कि डुओ प्रोसेस की तरह भारत के लोगों के लिए यूज करें। बाबा साहब अम्बेडकर की वो ऐतिहासिक स्पीच कि हमारा संविधान हम कैसे जज करेंगे, बातों से नहीं बल्कि उसके इफ़ेक्ट से, और जनता कहाँ ठहरती है उसके संविधान में, और संविधान को कैसे वर्क किया जाता है, जो एग्जीक्यूटिव है बेसिकली, क्योंकि एग्जीक्यूटिव एक्शन ही जनता पे फर्स्ट हैंड सबसे पहले होती है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सर।